जापान का टूरिस्ट वीज़ा फ्रॉम इंडिया, ठीक है। चाहे आप इंडिया में हैं या फिर आप दुबई में हैं और आपके पास इंडियन, पाकिस्तानी या बांग्लादेशी या नेपाल का पासपोर्ट है, तो डॉक्यूमेंट्स लगभग सेम रहने हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको चाहिए पासपोर्ट, डेफिनेटली आपके पास है, जिसकी 6 महीने की वैलिडिटी है अभी, नो प्रॉब्लम। फिर उसके बाद आता है आपका फोटो। फोटो की डायमेंशन है 3.5 by 4.5, जो एक रेगुलर नॉर्मल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होती है। बस याद रखना आपको कि फोटो जो है, बैकग्राउंड जो है आपका वाइट होना चाहिए। एंड जो फोटो की जो क्वालिटी है ना, जो पेपर की क्वालिटी है, वो होनी चाहिए मैट फोटो, ठीक है। सो इस बात को याद रखना। वैसे फोटोग्राफर जो होगा आजकल बहुत स्मार्ट हो चुके हैं फोटोग्राफर्स, वो आपको बता देंगे कि ये चल रहा है जापान के वीज़ा के लिए, ठीक है। नेट पे भी सर्च कर सकते हैं आपकी कौन सी किस प्रकार की फ़ोटो चाहिए आपको। एंड थर्ड डॉक्यूमेंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही अच्छे से हमें फ्रेम करना पड़ेगा। पहला और ये है हमारा डॉक्यूमेंट, कवर लेटर और आइटनरी। कवर लेटर जो है ना, ये लगा लो दिस इज द फेस ऑफ योर वीज़ा एप्लीकेशन। तो यानी ये लगा लो, कवर लेटर जितना अच्छा, जितना डिटेल, डे टू डे आइटनरी, आप उसमें क्या एक्टिविटी करने वाले हैं, पर्पस समझाइए, उसमें आप क्या करते हैं इंडिया में, आप क्यों जाना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें। अगर आप शादीशुदा हैं और अपनी वाइफ को नहीं ले जा रहे, तो वो भी लिखना पड़ेगा कि ये एक कारण है मैं अपनी वाइफ को नहीं ले जा पा रहा हूँ, क्योंकि या तो उसकी जॉब ऑब्लिगेशन है या कुछ और है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको समझानी है। वो आपका फेस है, वही डिसाइड करेगा कि जो वीज़ा ऑफिसर है आपको वीज़ा दे या ना दे। तो इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा, कवर लेटर और ट्रैवल आइटनरी तरीके से बनाना है, एकदम सटीक। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है आपको, तो डेफिनेटली आप मुझे ईमेल ड्रॉप कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। ये नीचे ईमेल एड्रेस आपको शो हो जाएगा वीडियो में, और आप मुझे पूछ सकते हैं। हाँ, थोड़े से छोटे से बहुत ही नॉमिनल चार्ज होगा, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प कर दूंगा, ठीक है। या फिर कोई एक्सपर्ट है या आप पहले से एक्सपर्ट है तो आप खुद बना सकते हैं, अदरवाइज ऐसे ही, ऐसी कोई लोड नहीं है, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है हमारा चौथा डॉक्यूमेंट, जो कि है रिटर्न फ्लाइट टिकट्स एंड होटल बुकिंग। हाँ, इसमें कंफर्म रिटर्न फ्लाइट टिकट और ट्रैवल का जो होटल बुकिंग है वो भी आपको ज़रूरत पड़ेगी इसमें, ठीक है। कंफर्म करना, डमी टिकट भी चल जाती है, बट मैं उसको सजेस्ट नहीं करता यार, कुछ नहीं पता, ऑटोमेटिकली वो कभी कभी कैंसिल हो जाती है। आपको लगेगा कैंसिल नहीं हुआ, लेकिन एम्बेसी क्या करती है, वो चेक करेगी, देखिएगा वो ये तो कैंसिल है, तो एक नेगेटिव इंप्रेशन। तो फुली रिफंडेबल देख लो, एयर इंडिया या फिर विस्तारा या फिर कोई भी, इंडिगो में, इंडिगो मुझे लगता नहीं कि ऑपरेट करती है वहाँ पे, सिंगापुर एयरलाइंस होगी, फुली रिफंडेबल। थोड़ी महंगी होगी टिकट, वीज़ा आ जाएगा, कैंसिल कर लो, अपने हिसाब से प्लान कर लेना ट्रिप अपना, ठीक है। तो रिटर्न फ्लाइट टिकट और होटल का जो है आपका रिजर्वेशन चल सकता है, पेड की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन फ्लाइट पेड कर देना, रिफंडेबल कर लो, आपका पैसा मिल जाएगा वापस। 1,000-1,500 रुपये कटते हैं, जो कि वर्दी लगते हैं मुझे, आई थिंक सो। फिर उसके बाद फाइनेंस पे आते हैं हम, ठीक है। एमएससी कहती है कि 6 महीने की आपको बैंक स्टेटमेंट देनी है, और याद रखना बैंक स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। 6 महीने की एकदम सटीक, जो कि ओरिजिनल चाहिए, बैंक से निकलवाओ। घर का प्रिंट आउट अगर आप दोगे, ले लेंगे उस टाइम वो, लेकिन आपकी क्वेरी आ जाएगी, रिमार्क आ जाएगा कि भाई मुझे ओरिजिनल दो, क्योंकि फॉर्जरी बहुत चल रही है आजकल। तो 6 महीने की ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, बैंक से निकलवा के लाओ प्रिंट आउट, और उसमें स्टैंप होना चाहिए मैनेजर का, और उसमें उसके सिग्नेचर भी होने चाहिए, वेरीफाइड होनी चाहिए वो एकदम, ठीक है। एम्बेसी को यकीन हो जाए कि हाँ ये बंदे ने जेन्यून दे रखी है, फॉर्जरी नहीं है बिल्कुल भी। और एक और चीज़ है, अब वो है हमारा अगला डॉक्यूमेंट है 3 मंथ की सैलरी स्लिप या पे स्लिप जिसे कह सकते हैं आप, ठीक है। एचआर से बनवा लीजिए, बता देगा वो। और एक डॉक्यूमेंट है इसमें, सैलरी स्लिप के बाद आप डालेंगे एनओसी फ्रॉम द एम्प्लॉयर, की भाई उसको कोई दिक्कत नहीं है, एचआर से बनवा लेना कि ब्ला 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 आपका नाम है, आप इस कंपनी में काम करते हैं, और इस डेट पे, जैसे कि 10 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में आप जापान टूरिस्ट वीज़ा एज ए टूरिस्ट विजिट करना चाहते हैं, और उस कंपनी को, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, उसे कोई आपत्ति नहीं है, उन्होंने परमिशन दे दी है छुट्टी, और उस छुट्टी के बाद आपकी जॉब एप्लीकेशन है, उसके उसके वजह से आपको वापस आके जॉब में बैठना है। ये सब लिखवा लीजिए, बढ़िया सा। एचआर स्मार्ट है आजकल, उसको पता है क्या करना है। नहीं होता तो उसका भी एक तरीका है, बता देना, आई माइट बी एबल टू हेल्प यू आउट, ठीक है। तो आपका वो हो गया। फिर उसके बाद आप ऑफर लेटर देखो, कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स ऑप्शनल भी होते हैं, आप ऑफर लेटर भी लगा लो कि भाई ये मेरा ऑफर लेटर है, कि मैं, मेरे को ये ऑफर किया गया था जॉब, चाहे 2 साल हो, 3 साल पुराना ऑफर लेटर हो, वो भी चल जाएगा, ठीक है। ऑफर लेटर की इसमें आपकी इतनी सैलरी है, क्योंकि ऑफर लेटर में सब लिखा होता है कि भाई आप इस पोजीशन पे जॉब कर रहे हैं, आपकी इतनी सैलरी है, मंथली सैलरी, ठीक है। क्योंकि 2 साल पहले का ऑफर लेटर का आपकी सैलरी 60,000 थी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज सैलरी स्लिप में आपकी सैलरी दिखा रहा है 70,000, इट डज नॉट मैटर। ऑफर लेटर दिखाता है कि आप उस कंपनी में लगे थे, और आज सेम यू आर इन द सेम कंपनी टुडे एज वेल, जहाँ से आपकी सैलरी स्लिप जनरेट हो रही है, क्योंकि उसमें कंपनी का नाम लिखा होता है, सो इट्स ओके। और अब आते हैं कुछ ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स पे, जैसे कि हमारा हो गया एक एफडी सर्टिफिकेट। आपके पास कोई एफडी है तो बैंक से आपको डेफिनेटली एफडी सर्टिफिकेट मिला होगा, नहीं मिला तो उसका आप प्रिंट आउट निकलवा दीजिए, ऑनलाइन आजकल ई पोर्टल में मिल जाता है। और प्लीज़ बैंक से एक
सिग्नेचर करवा लेना, स्टैम्प करवा लेना, ताकि ई वेरिफिकेशन उसकी हो जाए, ठीक है। एम्बेसी वाले दे जस्ट वांट अ रीज़न कि आपका वीज़ा डिनाई कर दे, बट ये वी आर मेकिंग श्योर कि वी आर फाइनेंशियली स्टेबल। फिर आता है एक ज़रूरत नहीं है वैसे कि जो एफडी सर्टिफिकेट था और इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट या कोई भी क्रिप्टो सर्टिफिकेट, ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये ऑप्शनल होती हैं, एम्बेसी नहीं मांगती, बट स्टिल अपने को तो स्ट्रॉन्ग दिखाना है कि भाई हम अपने सारे रिजेक्शन के चांसेस कम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट है ये, मैं कहूँ एम्बेसी नहीं कहती, लेकिन समटाइम्स इससे अच्छा है ना कि आप पहले ये सब दे दो, अपने आप को स्टेबल दिखा दो, रेदर देन कि उनकी कोई क्वेरी आ जाए कि वी डोंट थिंक यू आर एलिजिबल, ठीक है। सो इट्स ओके, आप दिखा सकते हैं, आप एफडी सर्टिफिकेट दिखा दीजिए, आप एक प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रिपोर्ट दिखा दीजिए, ठीक है। आपका सीए को पता है वो क्या कर देगा आपके लिए, सो डोंट वरी। ज़रूरी नहीं है क्योंकि इवैल्यूएशन रिपोर्ट में लोग 4-5 हज़ार रुपये खर्च कर देते हैं, जापान के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं जापान के बाद या इधर उधर की कंट्री में लगाना चाहते हैं तो ये निकलवा लीजिए, उसमें सारी चीज़ें होती है। इवैल्यूएशन रिपोर्ट मुझे लगता है वर्दी है, आप बना के रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 6 महीने 7 महीने तक ही चल जाता है पुराना इवैल्यूएशन रिपोर्ट भी, ठीक है। उसमें नेटवर्थ कितनी है आपकी, क्या क्या प्रॉपर्टी है, वो सब होता है उसमें इवैल्यूएशन में, ठीक है। एंड इन्वेस्टमेंट जैसे कि मैंने आपको बताया था ऑप्शनल है ये भी, ठीक है। ये सारी चीज़ें, और याद रखना जब आप वीज़ा अप्लाई कर देंगे, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म डाल के वीएफएस में जाना है अगर, ठीक है, वीएफएस जाएंगे आप, चले जाइए, या फिर आपका बंदा कोई भी रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, या तो फॉर एग्जांपल आपका नाम अंकित है, ठीक है, आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भर दी, सब कुछ कर दिया, और आपको लगता है कि नहीं आपका जाना नहीं हो रहा है, तो आप मुझे भेज दीजिए या आपने किसी फ्रेंड को भेज दीजिए आपका पासपोर्ट और सारे डॉक्यूमेंट लेके चला जाएगा वो, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म डाल के एवरीथिंग, और वो वहाँ जाके सबमिट कर देगा, ठीक है, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म वीएफएस में। जो जापान वीज़ा है उसकी फ़ीस है केवल 500-600 रुपये, और जो वीएफएस वाले हैं उसकी प्रोसेसिंग फ़ीस है 800-900-1000 रुपये, ऐसे ही है कम, ठीक है। प्लस कुरियर चार्जेस, फिर लाउंज चार्जेस, और फिर उसके बाद एसएमएस चार्जेस, ईमेल चार्जेस, वो अलग अलग होता है, ठीक है। सो दे विल रिप यू ऑफ, ऐसा है। तो इसलिए बेसिक जो है आप वीज़ा की फ़ीस दे दीजिए, 500-600 रुपये है, और उनकी प्रोसेसिंग फ़ीस विच इज़ 800 रुपीज़, इतना ही बहुत है और कुछ नहीं चाहिए अपने को, एंड देन दैट्स इट। ये एम्बेसी का डिस्क्रीट डिसीजन होता है कि आपको वीज़ा दे या ना दे, एंड डेफिनेटली याद रखना एम्बेसी आपको कॉल करेगी, ठीक है, कि वाई यू वांट टू गो टू जापान, वाई, ठीक है। सो ये थोड़ा क्वेश्चन प्रिपेयर कर करना, वो ये पूछेगी कि जैसे मुझे कॉल आया था कि वाई यू वांट टू गो टू जापान, ठीक है, और इससे पहले आप कहाँ कहाँ गए थे, फिर उसने बोला कि आप क्या जॉब करते हैं, कौन सी कंपनी में करते हैं, वो कंपनी कहाँ पे है, फिर पूछेंगे जो आपकी जॉब रोल है, जैसे कि मैंने शो किया था कि आई एम एडमिन असिस्टेंट, तो आप उस जॉब में करते क्या हैं, ठीक है, आपने एजुकेशन कितनी करी है, कितनी पढ़ाई लिखाई करी है, ठीक है, और कितने दिनों के लिए जाना चाहते हैं, क्या आपकी फ़्लाइट टिकट हो चुकी है, और हाउ मच यू आर एक्सपेक्टिंग कि आप कितना पैसा खर्च कर रहे हैं वहाँ पे। तो ये सारे क्वेश्चन है, एकदम डिटेल रिव्यू है, ये तरीके से बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन होते हैं, ये पूछेंगे आपसे ये भी, ठीक है। 90% चांस में आपको कॉल आएगी ही आएगी, ठीक है। और मुझे तो फिलहाल 3 महीने का वीज़ा मिला है, इफ़ यू आर लकी, ठीक है। फर्स्ट टाइम में तो ये ऐसे मिलता है क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने अप्लाई किया ये, इफ़ यू आर लकी, या फिर आप सेकंड टाइम या थर्ड टाइम वाले बंदे हैं तो आपको हो सकता है 5 साल का मल्टीपल एंट्री मिल जाए, तो मज़े हैं उसके बाद तो आप ये लगा लो कि 6 कंट्रीज़ जो है आपको वीज़ा ऑन अराइवल दे देगी, ठीक है, जिनमें से कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे कि ताइवान, ठीक है, स्पेशल ट्रांजिट वीज़ा मिल जाएगा, आप वहाँ 4 दिन तक आप वीज़ा फ्री घूम सकते हैं ताइवान में, याद रखना ताइवान। अनदर इज़ फिलीपींस में मस्त कंट्री है, वहाँ पे घूमिए, वीज़ा फ्री एंट्री मिल जाएगी अगेन 4 दिन तक। मलेशिया में भी आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा, ठीक है। एंड मैक्सिको इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है, मैक्सिको काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंट्री है, मैक्सिको में भी आपको वीज़ा फ्री एंट्री मिल जाएगी, सीधा फ्लाइट कराओ मैक्सिको जाओ। तो बताना ये वीडियो कैसी लगी, कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, नीचे ईमेल है, प्लीज़ ड्रॉप मी एन ईमेल एंड आई विल हेल्प यू आउट विद दैट वीज़ा, और इवन किसी भी टाइप की क्वेरी में, ठीक है। चलो बाय।